गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राम राम भी सभी को। चलिए आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भाई। तो एक क्लास हम लोगों की एडजेक्टिव की हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एनफ की पोजीशन का यूज। और मतलब उसी तरीके से ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम किसी नाउन के बाद में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज करें और उस प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज नाउन को नहीं, नाउन के एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हो रहा हो, तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद में लिखकर यूज करना है। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। और एक बच्चे की किसी की रिक्वेस्ट भी है, जरा देखकर पढ़ लेता हूँ। अच्छा, अपडेट ऑल क्लास रिलेटेड नोटिफिकेशन ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स बिकॉज। अच्छा चलो बच्चे, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दिया करें। ठीक है। वैसे तो व्हाट्सएप पे शायद करवा दिया जाता होगा, लेकिन चलो टेलीग्राम पे भी करवा देंगे। ठीक है भाई। गुड इवनिंग सभी को, राम राम। तो जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया एडजेक्टिव की, अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। देखिए, हियर आर सम क्वेश्चंस बिफोर यू। गुड इवनिंग भाई। The parents concerned of the child had a talk with the teacher. सभी को बहुत ज्यादा गुड इवनिंग भाई। ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखें। द पेरेंट्स कंसर्न ऑफ द चाइल्ड हैड अ टॉक विद द टीचर। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं चाहूंगा एक छोटी सी बात आप लोग पहले से समझ लें। एक इंग्लिश में वर्ब होती है कंसर्न। इस वर्ब का मीनिंग आप लोग एक बार कमेंट करना। तो व्हाट डज द वर्ब कंसर्न मीन? गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है। देखिए, मैंने एक बोर्ड पे एक वर्ब लिखी है कंसर्न। इस कंसर्न वर्ब का ना एक बार मीनिंग बताएं। टू कंसर्न, ये मतलब टू का मतलब ये होता है कि इट इज अ वर्ब। ठीक है। तो ये कंसर्न वर्ब है, इसका एक बार मीनिंग बताएं सभी लोग। रिलेटेड पर्सन। बच्चे कंसर्न का मीनिंग बताओ। ठीक है। हाँ। क्वेरी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चिंता, चिंतित, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। रिलेटेड, ये जो हिंदी में कमेंट कर रहा है ना, ये पिटेगा। इंग्लिश सीख रहे हो, कम से कम कमेंट तो इंग्लिश में करो बच्चे। जे, एक ने बच्चे ने केवल जे लिख दिया, बाकी कुछ नहीं लिखा। बढ़िया। रिलेशन, परवाह, बढ़िया। टू बिलोंग, बढ़िया। खैर, देखो, एक तो इसका मतलब हो गया टू वरी। कंसर्न मतलब होना किसी के बारे में चिंता करना। ठीक है। हाँ। और एक इसका मतलब और भी होता है टू बिलोंग, संबंधित होना, रिलेटेड होना। तुम लोगों ने यही कमेंट आंसर भी किया है। ठीक है ना। हाँ, तुम सब लोगों ने यही मतलब आंसर कमेंट किए हैं। तो टू कंसर्न जो वर्ब है ना, इसका एक तो मतलब होता है टू वरी, किसी के बारे में चिंता करना। और एक इसका मतलब होता है टू बिलोंग। बिलोंग करना मतलब, बिलोंग करने का मतलब होता है रिलेटेड होना, संबंधित होना। ठीक है। दिस मैटर डजंट कंसर्न यू। तो दिस मैटर डजंट कंसर्न यू का मतलब इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ। अब जब ये बातें समझ में आ जाएं, तो अब मैं एक बात समझाता हूं। यहां पे ध्यान से देखो, ये जो कंसर्न वर्ड है ना, ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस की मेन वर्ब ना हैड है। ये कंसर्न वर्ब एक एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये इस पेरेंट्स नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया। उसी तरीके से यहां पर ये जो हमने कंसर्न यूज किया, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी एडजेक्टिव है। और इसको हमने यहाँ पे अथॉरिटी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया। प्रभात यादव, बेटा ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तुम लेडी सिंगुलर नाउन को पजेसिव केस में लिखोगे ना, तो उसके साथ में ए आर्टिकल जब लिख दोगे, तो इसका मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर लेडी की सीट है। ठीक है। हाँ। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब हम पजेसिव केस में किसी नाउन को पजेशन के साथ लिखते हैं, तो वहां पे लिखे गए डिटरमिनेंट पजेसिव केस के नाउन के हो जाते हैं, ना कि पजेशन के, इसलिए। ठीक है। तो ये पेरेंट्स कंसर्न्ड है और वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है। तो यहां पे हमने क्या किया, इस एडजेक्टिव कंसर्न्ड को नाउन पेरेंट्स के बाद लिखा। यहां पर हमने उसको पहले लिखा।
अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम कंसर्न वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, मतलब जब हम इसकी थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो ये जो इसके मीनिंग का डिफरेंस होता है ना, वो इसकी पोजीशन के थ्रू शो किया जाता है। मतलब अगर हम किसी वर्ब नाउन से पहले कंसर्न लिखेंगे और बाद में लिखेंगे तो मीनिंग अलग अलग होंगे। क्या मीनिंग अलग अलग होंगे, देखो एक बार समझना। मान लो हम कंसर्न को किसी नाउन से पहले लिख दें, जैसे हम लिख दें कंसर्न्ड पीपल, और एक बार हम इसको बाद में लिख दें पीपल कंसर्न, तो देखो ये कंसर्न यहां भी एडजेक्टिव है, पीपल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यहां भी एडजेक्टिव है, पीपल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन जब हम इसको नाउन से पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे तो इसके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे। क्या डिफरेंस होगा मीनिंग में, वो समझना। अगर हम इसको पहले लिखेंगे तो ये मीनिंग होगा वरी वर्ब का, वरीड, इसका मतलब होगा वरीड। अच्छा, बाद में लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रिलेटेड। तो जब हम कंसर्न्ड को, जो कि कंसर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, यूज करते हैं किसी नाउन से पहले, तो इसका मतलब होता है वरिड, एनेक्सियस। ठीक है, और जब बाद में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित। ठीक है, अब ये मीनिंग हमें ध्यान रखना है कि जैसे देखो कंसर्न वर्ब होती है ना, इसके दो मीनिंग हो गए। अगर हम इसको किसी नाउन के बाद में लिखकर यूज करेंगे तो इसका ये वाला मीनिंग होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, पहले लिख देंगे तो ये वाला होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा था पेरेंट्स कंसर्न ऑफ द चाइल्ड हैड अ टॉक विद द टीचर, तो यहाँ पे हमने कंसर्न को एज एन एडजेक्टिव बाद में लिखा पेरेंट्स नाउन के। तो हमने पढ़ा अगर हम बाद में लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रिलेटेड, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पेरेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि विच पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के कौन से पेरेंट्स जो थे वो टीचर से मिले। लेकिन ये बेतुका मीनिंग हो जाएगा। बेतुका इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक बच्चे के पेरेंट्स जो है ना, अगर उसके मल्टीपल पेरेंट्स हो, मान लो ये भी उसके पेरेंट्स हैं, ये भी उसके पेरेंट्स हैं, ये भी उसके पेरेंट्स हैं और ये भी उसके पेरेंट्स हैं, और हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से पेरेंट्स मिले टीचर से, तब तो हम कंसर्न बाद में लिख देंगे, भाई वो पेरेंट्स जिनसे रिलेटेड वहां पे बातचीत हो रही थी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक बच्चे के पेरेंट्स एक ही होते हैं। तो ये जो हमने लिख रखा है ना कंसर्न बाद में, ये गलत है। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा होता तो तब भी सही हो सकता था, द पेरेंट्स कंसर्न ऑफ द चिल्ड्रन। मान लो बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो मिले जाके, जैसे ऐसे समझना। मान लो किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, और उन 1000 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं 50 स्टूडेंट्स, किसी प्रोग्राम या किसी फंक्शन की रिहर्सल के लिए स्कूल टाइम से एक्स्ट्रा टाइम में रुकेंगे। तो ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई आपके बच्चे स्कूल से लेट आएंगे। तो इन 50 स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको हम कहेंगे पेरेंट्स कंसर्न। पेरेंट्स कंसर्न का मतलब हो जाएगा पेरेंट्स ऑफ दीज 50 स्टूडेंट्स ओनली एंड नॉट ऑफ द रिमेनिंग 950। तो अगर यहाँ पे वो चिल्ड्रन लिखा होता ना तो हम इसको जस्टिफाई कर भी सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड लिखा है और एक चाइल्ड के पेरेंट्स एक ही होते हैं और वो डेफिनेट होते हैं, तो हमने कंसर्न को गलत जगह लिख दिया। हम कंसर्न को किसी भी नाउन के बाद में तब लिखते हैं जब हम उसको इसलिए यूज कर रहे हो कि हमें पता ना हो विच वन, लेकिन एक चाइल्ड के पेरेंट्स एक ही होते हैं और हमें उन्हें डिस्क्राइब नहीं करना पड़ सकता इस तरीके से, तो ये कंसर्न की पोजीशन गलत है। अब या तो इसको रिमूव कर दो, सिंपली ऐसे लिख दो द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड हैड अ टॉक विद द टीचर, या फिर अगर हम इसको पहले पोजीशन कर देना तो भी मीनिंग लॉजिकल हो जाएगा, द कंसर्न पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड हैड अ टॉक विद द टीचर। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा द वरिड पेरेंट्स, कि जिन पेरेंट्स को, मतलब बच्चे के पेरेंट्स जिनको बच्चे के पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता थी, वो जाके टीचर से मिल गए। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा यू शुड राइट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी। ठीक है, यहां पर हमने अथॉरिटी नाउन से पहले कंसर्न का यूज किया है, लेकिन अब एक चीज तुम ध्यान रखना, जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, कंसर्न इन लोगों को ना कोई होगी, वरी या चिंता इन लोगों को होगी, वो जो अथॉरिटी है अथॉरिटी को कोई चिंता नहीं होगी। ठीक है, तो हमने अथॉरिटी के साथ जो कंसर्न को पहले लिखा है ना, गलत है, इसको बाद में लिख दो। अच्छा, अथॉरिटी कंसर्न लिखने से क्या हो जाएगा, अथॉरिटी कंसर्न से मतलब ये हो जाएगा कि जिस अथॉरिटी से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी, वरी थी, उसी को उन्होंने एप्लीकेशन लिखा। जैसे मान लो उनको पानी की दिक्कत थी तो दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, पार्क वगैरह की दिक्कत थी, एमसीडी, ठीक है, डीडीए, पुलिस वगैरह वगैरह। तो अगर हम लिख देंगे टू द अथॉरिटी कंसर्न, तो इसका मतलब जाएगा द अथॉरिटी दैट वाज देयर मैटर रिलेटेड टू, जिससे उनका मामला संबंधित था, जिसलिए उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, तो उनकी एप्लीकेशन जो थी वो इशू किस अथॉरिटी से रिलेटेड था उसको उन्होंने एप्लीकेशन लिख दिया।
तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा अथॉरिटी कंसर्न, उसमें लिखना पड़ेगा कंसर्न पेरेंट्स। कंसर्न पेरेंट्स का मतलब हो जाएगा वरीड पेरेंट्स, और द अथॉरिटी कंसर्न का मतलब हो जाएगा द अथॉरिटी रिलेटेड, जिससे उनका मामला रिलेटेड था, एप्लीकेशन जिससे रिलेटेड थी उस अथॉरिटी को। चलो अभी थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में हमने लिखा था नंबर ऑफ इन्वॉल्व डेथ्स मेक्स दिस स्टोरी न्यूज वर्दी, एंड आई समटाइम्स वंडर हाउ दिस रादर सिस्टम इन्वॉल्व वर्क्स। अब देखो, ये जो इन्वॉल्व वर्ड होता है, अगर हम इसको किसी नाउन से पहले लिखें, जैसे हमने लिखा इन्वॉल्व केसेस, और अगर हम नाउन के बाद लिखें जैसे हमने लिखा केसेस इन्वॉल्व, तो यहाँ पे इन्वॉल्व एडजेक्टिव को हमने नाउन से पहले लिखा, यहाँ पे बाद में लिखा, तो इसके भी मीनिंग बदल जाते हैं। तो अगर हम इन्वॉल्व एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन से पहले करें या बाद में करें तो इसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। पहले लिखते हैं तो देखो इसका मतलब होता है हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो जब हम इन्वॉल्व को किसी नाउन से पहले लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कुछ ऐसा जो मुश्किल है, जिसको समझना या समझाना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इजी सिंपल नहीं है। अच्छा, बाद में लिख देते हैं जब हम इन्वॉल्व को किसी नाउन के, तो इसका वही मीनिंग हो जाता है जो कंसर्न का बाद में लिखने पे होता है, रिलेटेड, एसोसिएटेड, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना कि अगर हम इन्वॉल्व को किसी नाउन से पहले लिखेंगे तो इन्वॉल्व का मतलब हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, बाद में लिख देंगे तो इसका मतलब वही हो जाएगा जो कंसर्न का बाद में लिखने पे होता है, रिलेटेड, एसोसिएटेड, बिलोंगिंग। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमने लिखा था नंबर ऑफ इन्वॉल्व डेथ्स मेक्स दिस स्टोरी न्यूज वर्दी। अब यहाँ पे डेथ्स नाउन है, नाउन से पहले अगर हम इन्वॉल्व लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये रेफरेंस जो है ना, ये डेथ के टाइप को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेथ, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे इन्वॉल्व के थ्रू हम रेफर कर रहे हैं उन डेथ्स को जो किसी मैटर से संबंधित हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना जो बीमारी है इसकी वजह से जो भी इंडिया में 120 या 150 जो भी डेथ हुई हैं, अगर हम उन डेथ्स को रेफर करें जो कि इस डिजीज कोरोना से रिलेटेड हैं, तो हम इन्हें कहेंगे द डेथ्स इन्वॉल्व। द डेथ इन्वॉल्व का मतलब जो इस बीमारी से रिलेटेड है। तो अगर हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो तो फिर इन्वॉल्व को बाद में लिखना चाहिए। द नंबर ऑफ डेथ्स इन्वॉल्व मेक दिस स्टोरी न्यूज वर्दी। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टोरी है इससे रिलेटेड जो डेथ्स हैं, जैसे मैं बता रहा था ना कोरोना से रिलेटेड जो डेथ हैं वो हो गई डेथ इन्वॉल्व, उसी तरीके से कोई स्टोरी है और उस स्टोरी से रिलेटेड जो डेथ है वो डेथ का नंबर इतना ज्यादा है कि जिससे वो स्टोरी न्यूज वर्दी बन गई, कि उसको मतलब उस पर न्यूज बनाई जा सकती है, उसको न्यूज में डाला जा सकता है। अब इसमें आते हैं। इसमें हमने लिखा आई रादर, आई समटाइम वंडर हाउ दिस रादर सिस्टम इन्वॉल्व वर्क। अब देखो यहाँ पे हमने इन्वॉल्व एडजेक्टिव को सिस्टम नाउन के बाद लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम नाउन के बाद में लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सिस्टम एसोसिएटेड, सिस्टम रिलेटेड। हालांकि हम मान भी सकते हैं कि चलो भाई ऐसा सही हो गया, हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं और इसीलिए हमने हाईलाइट करने के लिए इन्वॉल्व एडजेक्टिव को बाद में लिख के यूज कर लिया। लेकिन अब एक दूसरी चीज समझना है, ये जो रादर वर्ड होता है ना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो अगर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम नाउन को तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा, ये डिस्क्राइब से एडजेक्टिव को कर रहा होगा, तो हम इस एडजेक्टिव को इसके साथ लिख देंगे पहले। अब पहले लिख देने से देखो क्या होगा, दिस इन्वॉल्व, दिस रादर इन्वॉल्व सिस्टम, तो इसका मतलब आएगा दिस रादर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। और यही इसका मीनिंग भी लॉजिकल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये पर्सन वंडर कर रहा है, वंडर का मतलब आश्चर्य करना, किसी चीज को लेकर आश्चर्यचकित होना। ये पर्सन इस चीज को लेकर सरप्राइज है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है लेकिन फिर भी काम कैसे करता है, ठीक है। सो आई समटाइम्स वंडर हाउ दिस रादर इन्वॉल्व सिस्टम वर्क्स, कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये सब काम कैसे करता है। इंडियन रेलवेज मान लो, इंडियन रेलवेज कितनी ट्रेन हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन हैं, थाउजेंड्स ऑफ रूट्स हैं, मिलियंस ऑफ पीपल डेली ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी काम तो करता ही करता है। वर्क्स बच्चे नाउन नहीं है, यहाँ पे वर्क्स वर्ब है बेटा तरुण, वर्क्स यहाँ पे जो है ना ये वर्ब है। क्योंकि अगर उसे तुम नाउन मान लोगे ना तो तुम्हारे पास वर्ब मिस हो जाएगी। देखो
ये जो वंडर वर्ब है इसका सब्जेक्ट है आई, और उस वर्ब का सब्जेक्ट है दिस रादर इन्वॉल्व सिस्टम। तो ये अपना ध्यान रखना कि अगर हम इन्वॉल्व को पहले लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, बाद में लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एसोसिएटेड रिलेटेड। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं। द सुपरिंटेंडेंट फाउंड नथिंग इन इट्स प्लेस प्रॉपर। देखो, अगर हम प्रॉपर को किसी नाउन से पहले लिखें, जैसे हमने लिखा प्रॉपर मेथड, या हम इसको किसी नाउन के बाद लिखें, तो जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव को किसी नाउन से पहले या बाद में लिखते हैं तो इसके भी मीनिंग अलग अलग होते हैं। अगर हम प्रॉपर को पहले लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या मतलब? राइट। ठीक है, जो मतलब सही है। एक मिनट, ये स्क्रीन पे क्या आ गया? अच्छा, अगर हम प्रॉपर को किसी नाउन के बाद लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रियल। रियल का मतलब इन ट्रू सेंस, वास्तविक। और पहले लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा राइट, करेक्ट। ठीक है, इस बात करेक्ट है ये वर्ड। मैं इस बात को समझाने के लिए देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, वो दोनों तो हम देख ही लेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेना। जैसे हमने लिखा व्हाट इज द डैश टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। जैसे मैंने मान लो कि क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज द डैश टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, और इसको फिल करने के लिए ऑप्शन यही दोनों है, प्रॉपर मेथड, मेथड प्रॉपर। इनको जरा एक बार फिल करना दो। प्रॉपर मेथड और मेथड प्रॉपर, ये दोनों ऑप्शन है, इनको एक बार ब्लैंक फिल करना। प्रॉपर मेथड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा व्हाट इज द प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड का मतलब हो जाएगा करेक्ट मेथड, सही तरीका जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब यहां जाते हैं, यहां हमने लिखा वन हु रिस्पेक्ट्स वुमेन इज अ प्रॉपर मैन। अब अगर हम प्रॉपर मैन लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा करेक्ट मैन। लेकिन एक्चुअल में अगर वो पर्सन जैसे है, ठीक है, कुछ ऐसा ना करे, जैसे हमने कहा कि मैन तो कोई भी है, मान लो महिला को रिस्पेक्ट करे या नहीं करे, दोनों तरीके से वो मैन है। ठीक है, जेंडर तो चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसा तो नहीं रहेगा कि कोई पर्सन अगर महिला को रिस्पेक्ट करता है तो वो मस्कुलिन जेंडर का हो जाएगा, महिला को रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसका जेंडर चेंज होकर फेमिनिन हो जाएगा। इधर वे, अगर वो मैस्कुलिन जेंडर का है तो मैन ही रहेगा, उसका जेंडर नहीं चेंज होगा, चाहे वो मैन महिला को रिस्पेक्ट करे या नहीं करे। लेकिन एक्सपेक्टेड ये होता है कि अगर कोई मैन है ना तो वो महिलाओं की इज्जत करे, महिलाओं को रेस्पेक्ट करे, उनकी मतलब बेइज्जती ना करे। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट ना करे। तो ऐसे मीनिंग के लिए ना प्रॉपर को बाद में लिखकर यूज करो। अब देखो, जब हम बाद में लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वन हु रिस्पेक्ट्स वुमेन इज अ मैन प्रॉपर, कि जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करता है वो असली मैन होता है, मतलब वो रियल मैन होता है। बाई जेंडर तो कोई भी पर्सन मैन हो जाएगा। ठीक है, बाई जेंडर कोई भी पर्सन जो मैस्कुलिन जेंडर का है वो मैन है, लेकिन उसमें भी वो पर्सन जो कि महिलाओं को रेस्पेक्ट करता हो वो रियल सेंस में मैन है। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाते हैं, द सुपरिंटेंडेंट फाउंड नथिंग इन इट्स प्लेस प्रॉपर। ठीक है, तो इसको लिख दो प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर का मतलब करेक्ट, राइट, कि जो चीज जहां पे होनी चाहिए उसको वहां पे नहीं मिली। तो अगर हमें मीनिंग राइट या करेक्ट कन्वे करना है तो आप प्रॉपर को यूज क्या करो, नाउन से पहले। लेकिन अगर हमें मीनिंग कन्वे करना है इन ट्रू सेंस, रियल, तो फिर प्रॉपर को प्लेस क्या करो, किसी भी नाउन के बाद में। ठीक है, उसके बाद में आगे सेवंथ एट, दे मस्ट मूव कॉशियसली इन द सिचुएशन प्रेजेंट। देखो, जैसे हमने लिखा प्रेजेंट एमपीज, और हमने लिखा एमपीज प्रेजेंट, तो जो प्रेजेंट वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। हमने एक बार इसको नाउन एमपीज से पहले लिखा,
और एक बार हमने उसके बाद में लिखा। अच्छा, होता क्या है, जब हम प्रेजेंट को किसी नाउन से पहले लिखते हैं तो प्रेजेंट का मतलब होता है करंट। ठीक है। अच्छा, बाद में लिख देते हैं तो इसका मतलब जाता है अटेंडिंग। अब तुम इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हम, जैसे अब्सेंट प्रेजेंट कहते हैं ना, अब्सेंट और प्रेजेंट, तो जब हम अब्सेंट और प्रेजेंट वाले प्रेजेंट को रेफर करते हैं जो अटेंडेंस से रिलेटेड होता है, तो हम प्रेजेंट को यूज करते हैं नाउन के बाद में। लेकिन एक होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट का मतलब करंट का, फ्यूचर का मतलब आने वाले टाइम का, और पास्ट का मतलब तो पता ही है। तो जब हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले प्रेजेंट को रेफर करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं नाउन से पहले लिखकर। लेकिन जब हम अब्सेंट और प्रेजेंट वाले प्रेजेंट को रेफर करते हैं तो इसका यूज करते हैं नाउन से पहले लिखकर। देन, तो अगर हम लिखेंगे प्रेजेंट एमपीज, तो प्रेजेंट एमपीज का मतलब जो करंट टाइम में, आज के समय में, मतलब यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं टाइम को, कि जो आज के टाइम में एमपीज हैं, वो जो पहले थे वो नहीं, जो आगे कभी बनेंगे वो नहीं। अच्छा, एमपीज प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा कि हम उन एमपीज को रेफर कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पर हैं, मतलब जिनकी अटेंडेंस वहां पर है। तो अगर हमें अटेंडेंस को रेफर करना है तो हम प्रेजेंट को नाउन के बाद में, अगर टाइम को रेफर करना है तो पहले। डन। अब ये दोनों क्वेश्चंस देखो। दे मस्ट मूव कॉशियसली इन द सिचुएशन प्रेजेंट। अब सिचुएशन है, सिचुएशन कोई ऐसी चीज तो होती नहीं जिसको हम कहीं पे प्लेस कर पाए या उसकी अटेंडेंस लगाई जाए, ठीक है। तो सिचुएशन के साथ में अगर प्रेजेंट को यूज करोगे ना तो इसको पहले ही लिखना, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे बस करंट हो सकता है, मतलब जो अभी की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन वो। तो हम लिख देंगे द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब द करंट सिचुएशन। फिर हमने लिखा देयर वर 50 प्रेजेंट पीपल एट द मीटिंग। अब हम यहाँ पे उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जो मीटिंग में अटेंड कर रहे होंगे मीटिंग को, या जो वहां पे उपस्थित रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट को लिखो बाद में। देयर वर 50 पीपल प्रेजेंट एट द मीटिंग। प्रेजेंट एट द मीटिंग मतलब दे वर अटेंडिंग द मीटिंग। तो अगर हम प्रेजेंट के थ्रू रेफर करना चाहें अटेंडेंस ऑफ पीपल को या थिंग्स को, तो प्रेजेंट बाद में। कोई चीज कहां पर है कहां पर नहीं है ये बताना है तो प्रेजेंट बाद में, मतलब ठीक है। अटेंडेंस को, प्लेस को रेफर करना है तो प्रेजेंट बाद में। अच्छा, अगर हमें करंट का मीनिंग कन्वे करना है और टाइम को रेफर करना है तो प्रेजेंट को लिखना है पहले। चल, यू कैन ट्रस्ट हिम विद दिस वर्क, ही इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल विल बी ब्रॉट टू बुक्स। देखो, जैसे हमने लिखा रिस्पॉन्सिबल पीपल, और हमने लिखा पीपल रेस्पॉन्सिबल। तो ये जो रेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है, एक बार हमने इसको क्या किया, नाउन से पहले लिखकर यूज किया, और एक बार हमने इसको बाद में लिखकर यूज किया। देन, अब अगर हम रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन से पहले करें, तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है वो लोग जिनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। ठीक है। अच्छा, बाद में अगर हम लिख कर यूज करेंगे पीपल रिस्पॉन्सिबल, तो इसका मतलब जाएगा वो लोग जो गिल्टी हैं और जो, जिनकी वजह से कुछ गलत हो गया, टू ब्लेम। तो एक तरीके से हम रेस्पॉन्सिबल का यूज किसी नाउन से पहले तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन को प्रेज करना हो। अच्छा, जब हमें किसी को ब्लेम करना हो तो हम रिस्पॉन्सिबल को बाद में यूज करते हैं। मतलब हम बाद में अगर रिस्पॉन्सिबल लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जिनकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, या जिन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन जिन्होंने गलत किया उन्हें रेफर करना है तो रिस्पॉन्सिबल बाद में। अच्छा, अगर पहले लिखेंगे तो इसका मतलब हम उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जिनमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अब देखो, यू कैन ट्रस्ट हिम विद दिस वर्क। हम किसी पर्सन से कह रहे हैं कि तुम उसको ट्रस्ट, भरोसा कर सकते हो, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट में आते हैं, ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल विल बी ब्रॉट टू बुक्स। अब देखो, ये इडियम है, तुम में से कोई बच्चा इसका मीनिंग बताए। टू ब्रिंग समवन टू बुक्स, इस इडियम का मीनिंग बताना। ये एक इडियम होता है, टू ब्रिंग समवन टू बुक्स, इसका मीनिंग बताओ। टू ब्रिंग समवन टू बुक्स,
इंदु भारती ने आंसर बताया सबसे पहले, सही है। टू पनिश, ठीक है, हाँ यही मतलब होता है इसका। अब जैसे हमने लिखा ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल विल बी ब्रॉट टू बुक्स, तो इसका मतलब हो गया कि रिस्पॉन्सिबल पीपल को पनिश किया जाएगा। अब पनिश उन लोगों को नहीं किया जाता जो अकाउंटेबल है, पनिश उनको किया जाता है जो गिल्टी है, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्सिबल का यूज हम नाउन के बात करो, और इसको ऐसे लिखो ऑल द पीपल रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू बुक्स। तो इसमें लिखो पीपल रिस्पॉन्सिबल, उसमें लिखो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो ब्लेम करना है किसी को तो रिस्पॉन्सिबल पहले, प्रेस करना है तो बाद में। उसके बाद में ये जो एग्जांपल है इसमें भी देखो कुछ ऐसा ही है। जैसे हमने लिखा ऑपोजिट पीपल और पीपल ऑपोजिट, तो अगर हम ऑपोजिट एडजेक्टिव को किसी नाउन से पहले लिखकर यूज करें या बाद में लिखकर यूज करें तो इसके भी मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम ऑपोजिट को किसी नाउन से पहले लिखें तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्टरी या कॉन्ट्ररी, डिफरेंट भी कह सकते हो, वैसे इसका मतलब विपरीत होता है, कॉन्ट्ररी होता है, ठीक है। अच्छा, बाद में लिख देते हैं तो इसका मतलब जाता है ऑन द अदर साइड। दूसरे शब्दों में आप फेसिंग कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारे जो एंटोनिम्स वगैरह होते हैं ना, एंटोनिम्स होते हैं, तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग या वर्ड्स हैविंग मीनिंग ऑपोजिट। देखो तो एक बार क्या होते हैं एंटोनिम्स जो होते हैं, वो कैसे वर्ड्स होते हैं? वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग या वर्ड्स हैविंग मीनिंग ऑपोजिट। ऑपोजिट मीनिंग आ गए, ठीक है, हाँ। तो एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट का मतलब कॉन्ट्ररी। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शी ट्राई टू काम हिम डाउन बट इट हैड द इफेक्ट ऑपोजिट, कि उसने उसको शांत करने की कोशिश की, बट का मतलब विपरीत, कॉन्ट्रडिक्टरी, लेकिन शांत करने की कोशिश की और वो पर्सन और भड़क गया, ठीक है। तो इसको लिखो ऑपोजिट इफेक्ट। अपोजिट का मतलब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कि उसको हम शांत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पर्सन शांत करने के बजाय और भड़क गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं, द अपोजिट बिल्डिंग इन द पोजेशन ऑफ द आहूजाज, कि कोई बिल्डिंग है हमारे सामने और उस बिल्डिंग के मालिक आहूजाज हैं। आहूजाज का मतलब, दाहूजा का मतलब आहूजा फैमिली, ठीक है। इसका मतलब हो गया आहूजा फैमिली। डन। तो इसको हम लिख देंगे द बिल्डिंग अपोजिट। बिल्डिंग अपोजिट का मतलब बिल्डिंग ऑन द अदर साइड, जो हमारे सामने बिल्डिंग है एग्जैक्ट फेसिंग वो वाली। डन। चल देखो, ये अपोजिट वाली बात ना अभी खत्म नहीं हुई है, इस पे हम एक दो क्वेश्चंस अभी और भी डिस्कस करेंगे। एक सामने क्वेश्चन तुम लोगों को इस स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये सीपीओ मेंस के पेपर में है, हालांकि काफी पहले के पेपर में है, लेकिन सीपीओ मेंस के पेपर में आया वो क्वेश्चन है, ये वाला 13। विनय सैट अपोजिट टू मी एट डिनर। एक बार इसका आंसर बताना तुम लोग। हरिओम। बिल्डिंग्स अपोजिट नहीं होगा बेटा, ये अपोजिट एडजेक्टिव है। अगर तुम बिल्डिंग्स अपोजिट लिखोगे ना तो बिल्डिंग्स हो गया पजेसिव केस, पजेसिव केस के बाद में जो वर्ड हम लिखते हैं वो पजेशन होते हैं, पजेशन या तो नाउन्स होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो वो जो अपोजिट वर्ड है ना वो एडजेक्टिव है,
वो नाउन नहीं है, तो हम उसको पोजेशन नहीं कंसीडर कर सकते। चलो, विद्युत सिंह भदौरिया, देखो इस बच्चे ने आंसर सही बताया। यहाँ पे एक चीज समझना, जैसा कि फंडामेंटल्स के क्लास वगैरह में तुम लोग पढ़ के जान चुके होगे कि एडजेक्टिव्स को दो तरीके से यूज किया जाता है, या तो प्रेडिकेटिवली या एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहे वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका यूज हम उस नाउन से पहले लिखकर करते हैं जिसे डिस्क्राइब करना हो। जैसे हमने लिखा ही इज अ गुड बॉय, तो ये जो गुड है ना, ये प्रेडिकेटिवली नहीं एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, क्योंकि हमने इसको नाउन से पहले लिख रखा है जिसको डिस्क्राइब करना है। लेकिन अगर हम किसी एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के बाद लिखकर यूज करें तो वो उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। जैसे हम लिख दें द बॉय इज गुड, तो ये जो गुड एडजेक्टिव है हमने इसको इसके नाउन के साथ ना लिखकर यूज करके वर्ब के बाद लिखकर यूज किया है, तो इसका प्रेडिकेटिव यूज है। डन। तो हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स दो तरीके से यूज होते हैं, या तो प्रेडिकेटिवली या एट्रीब्यूटिवली। अगर हम उस नाउन के साथ ही लिखकर यूज कर लें एडजेक्टिव को जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव को नाउन के साथ ना लिखकर लिंकिंग वर्ब के बाद लिखकर यूज करें डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को, तो उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है, जैसे ये। अब ये जो हमने लिखा ना ऑपोजिट एडजेक्टिव, अगर हम इसको एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली प्रूव करना चाहे ना, किसी तरीके से नहीं कर सकते। प्रेडिकेटिवली हम इसे इसलिए नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि इससे पहले लिखी गई वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, एट्रीब्यूटिवली इसलिए नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि इसके साथ हमने कोई नाउन नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो अपोजिट वर्ड है, जब इसका मतलब कॉन्ट्ररी होता है तब तो ये हमेशा ही आपका एडजेक्टिव होता है। लेकिन अपोजिट वर्ड का मतलब जब ऑन द अदर साइड होता है या फेसिंग होता है, तो इस मीनिंग में ये वर्ड एडजेक्टिव होने के साथ साथ में प्रेपोजिशन भी होता है। ये छोटी सी बात है लेकिन समझना। देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर कोई बच्चा नहीं सुन पाया तो ध्यान से सुनना। अगर ऑपोजिट का मतलब कॉन्ट्ररी है, जैसे हमने लिखा एंटोनिम्स आर द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स, तो अगर ऑपोजिट का मतलब कॉन्ट्ररी है तो ऑपोजिट वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑपोजिट का मतलब ऑन द अदर साइड है, फेसिंग है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव होने के साथ साथ में प्रेपोजिशन भी होता है। अब रह गई बात है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्रेपोजिशन और एन एडजेक्टिव, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ड एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है। तो उसके लिए आपको ये तरकीबें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा, सपोज कोई भी वर्ड है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो या तो वो प्रेडिकेटिवली यूज होगा या एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। तो देख लो, अगर हम उसको प्रेडिकेटिवली या एट्रीब्यूटिवली यूज कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है। दूसरी बात हमने पढ़ा कि अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा तो व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई होगा। अगर हम सेंटेंस में ऑपोजिट को यूज करें व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए या विच को रिप्लाई करने के लिए, तो ये एडजेक्टिव होगा। अच्छा, जब ये प्रीपोजिशन होता है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। तो ये प्लेस की प्रीपोजिशन होता है। प्लेस की प्रीपोजिशन होने की वजह से जब भी हम अपोजिट को एज अ प्रीपोजिशन करते हैं यूज, तो ये हमेशा वेयर को रिप्लाई करता है। अगर हम अपोजिट को एज अ प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो ये वर्ड प्लेस को रेफर करता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, और ये हमेशा वेयर का रिप्लाई होता है। अच्छा, अगर एडजेक्टिव होगा तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा। तो अब छोटी सी बात जो मैं चाहता हूं तुम लोग ध्यान रखो वो ये है कि अगर हम अपोजिट का यूज सेंटेंस में वेयर को रिप्लाई करने के लिए करें तो ये प्रेपोजिशन होता है। अगर हम अपोजिट का यूज सेंटेंस में व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए करें तो ये एडजेक्टिव होता है। अगर हम अपोजिट का यूज कॉन्ट्ररी के मीनिंग में करें तो ये हमेशा एडजेक्टिव भी होता है। ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा विनय सेट वेयर, वेयर डिड ही सिट, तो ये जो फ्रेज है ना ये वेयर का रिप्लाई है। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो ये फ्रेज एडवर्ब हो गई। तो अगर ये फ्रेज एडवर्ब हो गई तो इसका मतलब ये अपोजिट है हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि ये एडजेक्टिव तब होता है जब ये व्हाट काइंड ऑफ है विच का रिप्लाई होता है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो अगर ये अपोजिट प्रीपोजिशन है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस टू की हमें जरूरत ही नहीं है, रिमूव इट, तो इसको रिमूव कर दो। तो इसका आंसर ही है विनय सेट ऑपोजिट मी एट डिनर।
देखो मैं ये सारी चीजें मिटाता हूँ, फिर से एक बार तुम्हें समझा देता हूँ, शुरू से समझना। अगर अपोजिट का मतलब कॉन्ट्ररी है तो ये हमेशा एडजेक्टिव है, बात खत्म। ठीक है। अगर अपोजिट का मतलब फेसिंग है, ऑन द अदर साइड है, तो ये एडजेक्टिव होने के साथ साथ में प्रीपोजिशन भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रीपोजिशन है एडजेक्टिव है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। अगर हम अपोजिट का यूज कर रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ है विच को रिप्लाई करने के लिए, तो ये एडजेक्टिव है। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं वेयर को रिप्लाई करने के लिए, तो ये प्रीपोजिशन है। डन। अब जैसे हमने लिखा विनय सैट वेयर, वेयर डिड ही सिट, तो ये फ्रेज देखो वेयर का रिप्लाई है। अगर ये फ्रेज वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब हो गई। ठीक है। ये प्रिपरेशन हो गया भाई, अगर वेयर को रिप्लाई करने के लिए अपोजिट यूज कर रहे हो तो ये प्रिपरेशन हो गया। अच्छा, अगर ये प्रिपरेशन है तो इसके बाद कोई ना कोई से ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा, ये मी प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस टू प्रिपरेशन की अब हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये आंसर हो गया, विनय सैट ऑपोजिट मी एट डिनर। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं अपनी तरफ से तुम लोगों के लिए लिख देता हूं। विनय सैट इन द चेयर ऑपोजिट मी एट डिनर। देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया ना, विनय सैट अपोजिट टू मी एट डिनर, ये तो आया सीपीओ मेंस के पेपर में, 2013 के पेपर में आया। ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस मैंने लिख दिया तुम लोगों के लिए, विनय सैट इन द चेयर अपोजिट मी एट डिनर। इसको तुम लोग बताओ सही है गलत, और अगर गलत हो तो क्या करके हम इसे सही कर सकते हैं। ठीक है। अपोजिट टू मी होगा, बढ़िया। अब देखो मैं समझा देता हूं अपोजिट टू मी क्यों होगा, बच्चे ये समझना। जैसे हमने लिखा विनय सैट वेयर, वेयर डिड ही सिट। ठीक है। तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब वो प्लेस होता है, तो देखो ये इन प्रिपरेशन है, द चेयर इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये एडवर्ब वो प्लेस हो गया। इन द चेयर, विनय सैट वेयर डिड ही सिट, तो आंसर आ गया इन द चेयर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने चेयर के साथ में द आर्टिकल लिख रखा है, ये जो चेयर नाउन है जिसको हमने इस इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रखा है, इसके साथ हमने द आर्टिकल लिख रखा है। तो इसका मतलब ये कोई स्पेसिफिक चेयर होगी। अब कैसे स्पेसिफिक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिख दिया भाई विनय सैट इन द चेयर, विच चेयर, कौन सी चेयर। तो चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पे ये ऑपोजिट वर्ड यूज कर रखा है। तो अगर चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हो, विच को रिप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हो, तो ये एडजेक्टिव हो गया। विच चेयर डिड ही सिट ऑपोजिट। अब जब ये पता चल गया कि भाई ऑपोजिट एडजेक्टिव है और चेयर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये ऑपोजिट एडजेक्टिव इस चेयर नाउन का है और ये चेयर नाउन इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो हमने मी लिख रखा है प्रोनाउन, ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। तो ये जो मी प्रोनाउन है ना, इसको हम टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, और हम इसे लिखेंगे ऑपोजिट टू मी एट डिनर। तो ये जो मी प्रोनाउन है ना, ये इस टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बेटा इनके प्लेस पे अपोजिट मत लिखो, वो लिखा रहने दो, इन द चेयर सही है। असल में वो जो अपोजिट वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन है चेयर का। विच चेयर, भाई विनय किसी चेयर में बैठ गया, लेकिन विच चेयर, कौन सी चेयर में बैठ गया, ये बताने के लिए हमने एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख दी। देखो ऐसे समझना, विनय सैट इन द चेयर, विच चेयर डिड ही सिट, विच चेयर डिड ही सिट इन, कौन सी चेयर में बैठ गया। तो विच का रिप्लाई होने की वजह से ये फ्रेज एडजेक्टिव है। विनय सैट इन द चेयर, विच चेयर, अपोजिट टू मी। अपोजिट टू मी का मतलब मेरे सामने वाली चेयर, उस पर इन होगा बेटा, इन सही है। तो मैं देखो फिर से बता देता हूं, अगर हम अपोजिट का यूज ऑन द अदर साइड या फेसिंग के मीनिंग में करेंगे तो ये एडजेक्टिव और प्रिपोजिशन दोनों ही होता है। ध्यान रखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में इसका यूज हम विच को रिप्लाई करने के लिए कर रहे हैं या वेयर को रिप्लाई करने के लिए कर रहे हैं। अगर वेयर को रिप्लाई करने के लिए इसका यूज कर रहे हो तो फिर ये प्रिपोजिशन होता है, इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिखना, हर एक प्रिपोजिशन का तो उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है।
लेकिन अगर हम इसका यूज वेयर को रिप्लाई विच को रिप्लाई करने के लिए करेंगे तो ये फिर खुद एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एट डिनर भी एडवर्ब फ्रेज है बेटा प्लेस की। 14th पे आ जाओ। अब 14th का आंसर अपने आप बताओ। बेटा बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टू यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं प्रिपरेशन या एडजेक्टिव सिखा रहा हूँ। और मान लो अगर हम उन चीजों को सीखने लग जाएंगे तो ये फिर अपोजिट का यूज कैसे सीखेंगे? इसका मतलब ये नहीं होता ना कि जो चीज मुश्किल है आप उसको छोड़ दो, जो आसान है उसको सीख लो। ऐसे तो फिर आसानी आसान सीख पाएंगे, मुश्किल तो छूट जाएगा। हालांकि हम बिसाइड यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टू यूज कर सकते हैं, बिहाइंड यूज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें क्यों फंसे? हमें तो अपोजिट का पहले यूज सीखना है ना बेटा। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझना। देयर यूज टू लिव सम फॉरनर्स वेयर, वेयर डिड दे लिव, कहाँ रहते थे वो? तो वेयर का रिप्लाई लिखने के लिए हमने लिख दिया इन दी होटल, कि होटल में रहते थे। नाउ विच होटल, कौन से होटल में रहते थे? तो हमने लिख दिया अपोजिट और कॉलेज। तो ये जो अपोजिट और कॉलेज फ्रेज है ना, वो होटल को डिस्क्राइब करने के लिए कि विच होटल। तो अगर ये अपोजिट हम विच को रिप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ध्यान से देखो, ये एडजेक्टिव होटल का है, कॉलेज का तो है नहीं, तो हम कॉलेज को टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। देयर यूज टू लिव सम फॉरनर्स इन दी होटल अपोजिट टू आवर कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। दिस जॉब इज अपोजिट माइन, हिज हाउस इज अपोजिट डैश माइन। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, 15th और 16th। एक बार इन्हें ट्राई करो, देखो क्या इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत है या नहीं। फिफ्टींथ एंड 16th। अब देखो पता है क्या, इसमें कुछ नहीं आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो अपोजिट है ना, पहले एक बार मीनिंग समझना। इस अपोजिट का मतलब है कॉन्ट्ररी। देखो बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रीज हैं, पीपल हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जॉब जो है ना, ये मतलब फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे अपोजिट का मतलब ऑन दी अदर साइड नहीं हो सकता, यहाँ पे अपोजिट का मतलब केवल कॉन्ट्ररी ही होगा। तो अगर इसका मतलब कॉन्ट्ररी है तो इसका मतलब ये अपोजिट वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि जब भी अपोजिट का मतलब कॉन्ट्ररी होगा तो ये हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। अच्छा, चूंकि हमने इसको इसके बाद लिख रखा है जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है जॉब नाउन को। ठीक है, तो ये अपोजिट वर्ड इसका मतलब कॉन्ट्ररी है। अगर इसका मतलब कॉन्ट्ररी है तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने इसको लिंकिंग वर्ब के बाद लिख रखा है, तो ये जॉब को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है। तो अगर ये इस जॉब नाउन का एडजेक्टिव है तो ये जो माइन हमने प्रोनाउन लिखा है इसे हमें किसी न किसी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। अपोजिट के साथ प्रिपरेशन टू यूज होती है, तो यहाँ पे लिखो टू। हिज जॉब इज अपोजिट टू माइन। तो हिज जॉब इज अपोजिट टू माइन का मतलब क्या हो गया कि उसकी जॉब मेरी जॉब के विपरीत है। मान लो ये पर्सन आसान काम करता है, वो मुश्किल करता है, ये दूसरों को ऑर्डर देता है, वो दूसरों से ऑर्डर लेता है, तो मतलब डिफरेंट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। हमने लिखा हिज हाउस इज वेयर, वेयर इज हिज हाउस। अब हम हाउस की पोजीशन बता रहे हैं, तो अगर हम वेयर को रिप्लाई करने के लिए अपोजिट यूज कर रहे हैं ना, तो ये प्रिपरेशन हो गया। अगर ये अपोजिट प्रिपरेशन हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ये जो माइन प्रोनाउन है ना, माइन का मतलब है माई हाउस, यही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो 16th क्वेश्चन में कोई प्रिपरेशन नहीं आएगी, 15th में टू की जरूरत। बात को भी तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अगर हम अपोजिट का यूज वेयर को रिप्लाई करने के लिए करेंगे, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन होता है। जैसे 16th क्वेश्चन में हमने लिखा हिज हाउस इज अपोजिट, ठीक है, या हमने लिखा हिज हाउस इज वेयर, वेयर इज हिज हाउस, तो वेयर का रिप्लाई आ गया अपोजिट।
तो अगर वेयर का रिप्लाई है अपोजिट तो इसका मतलब ये प्रिपोजिशन है, अगर ये प्रिपोजिशन है तो इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा माइन। डन। चलो नेक्स्ट में जाओ, 17th का आंसर बताओ। अ टॉल मैन वॉज सिटिंग opposite me in the cinema। अब क्लियर हो गए ना? हाँ बच्चे, बेसिक्स जो होती है ना, छोटी छोटी बातें जो कही जाती हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन पे बेसिक पे ज्यादा ध्यान दिया करो। अ टॉल मैन वॉज सिटिंग opposite मी इन द सिनेमा, 17th क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, अब देखो जय नंदन गुप्ता ने बताया कि भाई इसमें नो एरर है, कायदे से होना भी नो एरर ही चाहिए, क्योंकि जैसे हमने लिखा अ टॉल मैन वॉज सिटिंग, वेयर, वेयर वॉज इज सिटिंग, तो अगर हम वेयर को रिप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑपोजिट को, तो इसका मतलब ये ऑपोजिट प्रिपोजिशन हो गया। अगर ये ऑपोजिट प्रिपोजिशन हो गया तो ये मी इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो गया। नो एरर होना चाहिए। लेकिन अब एक दूसरी चीज समझना, मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, और एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये ए और बी इस तरीके से बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, फेसिंग, आमने सामने। तो ये जो इनकी सिचुएशन है ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव प्रिपोजिशन यूज करते हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है फेसिंग, ऑन द अदर साइड, मतलब मैं इस साइड बैठा हूं तो आगे जो दूसरी साइड मेरी साइड बैठा है आदमी वो। अच्छा, लेकिन अगर ये दोनों मान लो किसी लाइन में खड़े हों या ऐसे हों कि दोनों का मतलब फेस सिंगल एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हम प्रिपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड। मतलब जैसे बी इन फ्रंट ऑफ ए हो गया और ए बिहाइंड बी हो गया। तो अगर मान लो दो नाउन्स हैं, दो चीजें हैं और वो एक सेम डायरेक्शन में उनके फेस हैं, सेम डायरेक्शन में उनके फेस हैं, तो फिर हम उन्हें अपोजिट नहीं कर सकते, फिर हमें उन्हें कहना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड। जो आगे है वो इन फ्रंट ऑफ और जो पीछे है वो बिहाइंड। जैसे बी इज इन फ्रंट ऑफ ए एंड ए इज बिहाइंड बी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने बैठे हुए हैं, तो फिर वहां पे बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ नहीं होता, फिर हमें अपोजिट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है अपोजिट, वो सिचुएशन होती है इन फ्रंट ऑफ। अब हमें पता है कि सिनेमा हॉल में लोग जो होते हैं ना वो ऐसे बैठते हैं, क्योंकि स्क्रीन एक साइड में होती है, तो जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो सब उसी फेस, सबका फेस सिंगल एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हमें चाहिए प्रिपोजिशन ही, अपोजिट प्रिपोजिशन होता है, लेकिन जो मीनिंग हमें चाहिए उस मीनिंग के प्रिपोजिशन नहीं होता, तो यहाँ पे लिखो इन फ्रंट ऑफ। अ टॉल मैन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द सिनेमा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बिहाइंड भी लिख सकते हैं। मान लो अगर इससे पीछे वाली रो में बैठा हुआ है तो हम लिख देंगे टॉल मैन वॉज सिटिंग बिहाइंड मी इन द सिनेमा। आगे वाली रो में बैठा हुआ तो हम लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ। तो मतलब इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड हम लिखते हैं तब जब उन सबका फेस एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर वो आमने सामने है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम प्रिपोजिशन अपोजिट का यूज करते हैं। डन। चलो 18th क्वेश्चन का आंसर और बताओ। ये बातें सारी ध्यान रखना जो समझाई जा रही हैं, रिवीजन किया करो टाइम टू टाइम जो भी पढ़ाया जाता है उन सारी चीजों का। बच्चे बिल्कुल हो सकता है वेयर का रिप्लाई इन द सिनेमा, लेकिन सिनेमा में लोग आमने, तुम लोग सुनते नहीं हो क्या मेरी? सिनेमा में लोग ऐसे नहीं बैठते ना, ऐसे नहीं बैठते सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, तो जो भी लोग बैठेंगे उनका सबका फेस उसी एक डायरेक्शन में होगा ना। तो इसको हम अपोजिट नहीं कर सकते, अपोजिट का मतलब होता है ऑन द अदर साइड, आमने सामने। तो सिनेमा हॉल में ऐसे नहीं बैठते लोग, डिनर में ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में तो एक ही डायरेक्शन में सबको फेस करना पड़ता है जिधर स्क्रीन है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा द न्यूली बिल्ड प्लेनेटोरियम इज इन फ्रंट ऑफ द नेशनल म्यूजियम। अब देखो एक चीज समझना, मान लो ये दोनों बिल्डिंग है, बिल्डिंग है भी, प्लेनेटोरियम भी बिल्डिंग ही होती है और प्लेनेटेरियम और नेशनल म्यूजियम दोनों बिल्डिंग ही होंगे। अब मान लेते हैं ये एक रोड है ऐसे, ये मान लेते हैं प्लेनेटोरियम हो गया और ये म्यूजियम हो गया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि भाई ये प्लेनेटोरियम हो गया और ये म्यूजियम हो गया, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी मान लेते हैं ये प्लेनेटेरियम हो गया और ये म्यूजियम हो गया, ठीक है। और ये बीच में रोड है या स्ट्रीट है या जो भी है। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, बिल्डिंग्स के एक तो पोजीशन हो गई ये, एक पोजीशन हो गई ये, और एक पोजीशन हो गई ये। मतलब ये अरेंजमेंट हो गया कि भाई एक बिल्डिंग इस साइड है रोड के, एक इस साइड है आमने सामने। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि ये दोनों बिल्डिंग इस तरीके से अरेंज है साइड बाय साइड, ठीक है, एक ही साइड में है रोड के, अदर साइड में नहीं है। एक ये हो गई कि भाई दोनों आगे पीछे हैं इस तरीके से। अब बस इसमें ये बता दो कि विच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये जो तीनों अरेंजमेंट हमने इन बिल्डिंग्स के यहाँ पे सपोज किए हैं, इनमें से कौन सा अरेंजमेंट या कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल या लॉजिकल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अरेंजमेंट जो है दोनों बिल्डिंग्स का वो लॉजिकल या पॉसिबल नहीं है, सेकंड अरेंजमेंट नहीं है, या थर्ड नहीं है। अब देखो समझ में आ गया होगा, ये थर्ड जो अरेंजमेंट है ना ये लॉजिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बिल्डिंग का एंट्रेंस दूसरी बिल्डिंग का एग्जिट नहीं हो सकता, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कम से कम कोई ना कोई हमें रोड या स्ट्रीट देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि एक बिल्डिंग से निकले और दूसरी बिल्डिंग में घुस गए, तो उनके बीच में जरूर कोई रोड होगा, उनके बीच में जरूर कोई स्ट्रीट होगी, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम इन फ्रंट ऑफ प्रिपरेशन गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। या तो बिल्डिंग्स ऐसे होंगी अरेंज्ड या ऐसे होंगी। अगर बिल्डिंग्स इस तरीके से अरेंज हैं कि एक रोड के इस साइड एक उस साइड है, तब तो हमें यहां पे लिखना चाहिए ऑपोजिट, ठीक है। तो हमें लिखना चाहिए ऑपोजिट द नेशनल म्यूजियम। ऑपोजिट का मतलब हो जाएगा आमने सामने, कि रोड के एक साइड में प्लेनेटेरियम है और एक साइड में म्यूजियम है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो बिल्डिंग्स इस तरीके से अरेंज हो साइड बाय साइड, तो हमें लिखना पड़ेगा बिसाइड या नेक्स्ट टू। कुल मिला के इन फ्रंट ऑफ नहीं लिख पाओगे। डन। तो ये जो इन फ्रंट ऑफ है ना, इसका यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं कि जैसे एक कोई सीरीज है या ये कोई सीक्वेंस है इस तरीके से, लेकिन हमें पता बिल्डिंग्स इस तरीके से नहीं होती हैं। बिल्डिंग्स या तो साइड बाय साइड होंगी ऐसे, या बिल्डिंग्स ऐसे होंगी, ठीक है। तो बस ये भी हो गया आंसर अपना, ध्यान रखना। चलो, अब जो स्क्रीन पे तुम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, पहला वाला तो आसान है, दूसरा वाला भी बहुत आसान है। ये तो चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम लोगों से क्या पूछूंगा। देखिए ये जो हम देन यूज करते हैं, ये कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज होने वाला कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, और इसका यूज हम करते हैं कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के साथ में। ये जो हमने सुपीरियर एडजेक्टिव लिखा ना, ये कोई कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं है। ये असल में कुछ वर्ड्स हैं लैटिन लैंग्वेज के, जो आज भी इंग्लिश में यूज होते हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और भी हैं। तो ये उस लैंग्वेज में कंपेरेटिव डिग्री थे, इंग्लिश में नहीं है कंपेरेटिव, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में भी यूज कंपैरिजन के सेंस में ही किए जाते हैं, लेकिन प्रॉपर कंपेरेटिव डिग्री किसी की होते नहीं है। तो इनके साथ में देन का यूज ना करके टू प्रिपरेशन का यूज क्या करो। दिस टाइप ऑफ पीपल थिंक देमसेल्व्स सुपीरियर टू अदर्स। डन। उसके बाद में यहां पे हमने एक वर्ड लिखा मोर प्रेफरेबल, ठीक है। तो पहले एक चीज समझ लेना कि प्रेफरेंस जो होती है ना वो हमेशा रिलेटिव होती है, ऐसा समझना। मान लो कोई एक ऑप्शन है और हमें वो चीज पसंद है, तो हम इसे कहेंगे लाइक,
आई लाइक स्वीट्स। ठीक है, मुझे मिठाइयाँ पसंद है। लेकिन अब मान लो दो मिठाई है, ठीक है, एक रसमलाई हो गई, दूसरा स्पंज हो गई, या कुछ भी हो गया। अब जो हम इसमें से एक को रेफर करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा प्रेफर। भाई स्वीट्स तो दोनों ही है, लाइक करते हो तो दोनों ही चीजें अच्छी है, लेकिन अगर उनमें से भी किसी को ज्यादा करते हैं तो हमें कहना पड़ेगा प्रेफर। तो जो प्रेफर वर्ब है या प्रेफरेबल जो एडजेक्टिव है, ये भी हमेशा रिलेटिव ही वैल्यू होती है इसकी। तो अगर प्रेफरेबल ऑलरेडी रिलेटिव ही होता है, कंपेरेटिव भी होता है, तो इसके साथ मोर लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक तो ये गलत हो गया। अच्छा, जब मोर गलत हो जाएगा तो फिर वो देन भी गलत हो जाना है, उसके साथ भी टू लिख दो। दिस टेक्निक इज प्रेफरेबल टू एनी अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है दिस टाइप ऑफ, सही है बच्चे, हाँ ये सही है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये सीखना है कि ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ में हमें मोर मोस्ट इनका यूज नहीं करना है, और दूसरा इनके साथ में देन का नहीं टू का यूज करना है। जूनियर सीनियर ये दोनों एडजेक्टिव हो गए, मीनिंग पता ही होगा। सुपीरियर इन्फीरियर ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। सुपीरियर का मतलब ऑफ बेटर क्वालिटी, ऑफ ग्रेटर क्वालिटी होता है, और इन्फीरियर का मतलब वो पुअर क्वालिटी होता है। ठीक है, प्रायर हो गया, ठीक है, प्रेफरेबल हो गया, एल्डर हो गया। अच्छा, ये जो प्रायर है ना, इससे रिलेटेड देखो एक यूज मैं तुम्हें और समझा देता हूँ। ये यहाँ पे देखो दे रखा है, मैं एक चीज और बता देता हूँ। इनके साथ देन नहीं यूज करना है, टू यूज करना है, ये तो ध्यान रखना ही रखना, लेकिन इनके साथ में मोर मोस्ट वगैरह नहीं यूज करना है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में ये एडजेक्टिव देखो, द पार्टीज डिक्लाइन बिगेन प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट टू बच्चे कंपाउंड प्रिपरेशन होती है, अकॉर्डिंग टू है, नेक्स्ट टू है, ठीक है, विद अ व्यू टू है, ये सब कंपाउंड प्रिपरेशन है। द पार्टीज डिक्लाइन बिगेन प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टू रिमूव करना है, बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हो। अब देखो एक चीज यहां पे समझना, द पार्टीज डिक्लाइन बिगेन टू, बिगेन प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये जो वर्ड्स हमने लिखे ना, जैसे जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, प्रेफरेबल है, एल्डर है, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। लेकिन अगर हम इस प्रायर को एडजेक्टिव प्रूव करना चाहें तो कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको या तो हम लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज करें एज अ प्रेडिकेट, जो कि नहीं यूज कर रखा है, या फिर हम इसे नाउन के साथ लिखकर यूज करें एट्रीब्यूटिवली, जो कि नहीं कर रखा है। अब जैसे हमने लिखा था पार्टीज डिक्लाइन बिगन, व्हेन, व्हेन डिड इट बिगन, तो ये वर्ड जो है ना व्हेन का रिप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो जिस तरीके से वेयर का रिप्लाई एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं, उसी तरीके से व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो प्रायर एडजेक्टिव है, और हमें पता है कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो विच को या व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करें, लेकिन ये यहाँ पे विच या व्हाट काइंड ऑफ को नहीं, यहाँ पे व्हेन को रिप्लाई करने के लिए लिखा गया। अगर ये व्हेन को रिप्लाई करने के लिए लिखा गया तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है, इसे रिमूव करो। ठीक है, व्हेन को रिप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे टाइम की प्रिपरेशन होती है, बिफोर वो लिख दो, बिफोर। अच्छा, चूंकि बिफोर वर्ड खुद ही एक प्रिपरेशन होता है, तो ये जो नाउन है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस टू की जरूरत नहीं है। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा द पार्टीज डिक्लाइन बिगेन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अरे पगले मोहित कुमार सुमन, ऐसा नहीं होता बेटा। दिस टाइप्स ऑफ लिखोगे तो भी सही है, दोस टाइप्स ऑफ लिखोगे तो भी सही है, दिस टाइप ऑफ लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं बच्चे, वो सही है। अभी जो तुम मुझे लग रहा है पूछना चाह रहे होगे ना, उस पर अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी आगे आएगा, ठीक है, लेकिन ये सही है, अभी इस पे अपने को परेशान मत करो। तो देखो मैंने इतनी देर में जो समझाया, फिर से वापस आ जाते हैं कि जो प्रायर वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका यूज वहां मत किया करो जहां वेन को रिप्लाई करना हो। अगर वेन को रिप्लाई करना है तो वहां पे टाइम की प्रिपरेशन होती है बिफोर, इसका यूज क्या करो, क्योंकि बिफोर खुद प्रिपरेशन होता है, तो इसके बाद हमें कोई दूसरी प्रिपरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखना है इसी टाइप का। ही फिनिश्ड द वर्क प्रायर टू हिज फ्रेंड्स। देखो तो ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है, इसमें प्रायर का यूज सही है।
he finished the work prior to his friends. रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा ही फिनिश द वर्क, व्हेन, व्हेन डिड ही फिनिश द वर्क। अब हमें यहाँ पे व्हेन को रिप्लाई करना है। तो अगर व्हेन को रिप्लाई करना है तो ये प्रायर एडजेक्टिव तो गलत यूज कर लिया। एडजेक्टिव तो तब यूज करते हैं जब विच व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करना हो। व्हेन को रिप्लाई करना है तो बिफोर लिख दो। अच्छा, बिफोर चूंकि खुद प्रिपरेशन होता है तो हिज फ्रेंड्स उस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस टू की हमें जरूरत नहीं है, इसे रिमूव कर दो। तो ये ध्यान रखना है कि प्रायर वर्ड जो होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, इसका यूज वहां मत किया करो जहां व्हेन को रिप्लाई करना हो। इसका एज एन एडजेक्टिव देखो हम यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा, आई हैव गॉट अ प्रायर अपॉइंटमेंट। आई हैव गॉट अ प्रायर अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऐसे। तो जो प्रायर है ना, जैसे हमने लिखा आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट, व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आ गया प्रायर। तो ये प्रायर वर्ड एडजेक्टिव हो गया जो अपॉइंटमेंट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। चलो, अभी फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। द कैंडिडेट वॉज नर्वस ड्यूरिंग द प्रायर वीक टू द मीटिंग। द कैंडिडेट वॉज नर्वस ड्यूरिंग द प्रायर वीक टू द मीटिंग। ठीक है, इसका आंसर बताओ। आंसर क्या है, इसको सही करो। इसमें मिस ये सेंटेंस गलत है, इसको हमें सही करना है, ठीक है। कैसे सही करोगे ये अपने आप सोच के बताओ। ठीक है, हाँ। अब देखो, एक बच्चे ने आंसर सही बताया, हितेश दत्त। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या है। जैसे हमने लिखा था कैंडिडेट वाज नर्वस ड्यूरिंग द वीक, विच वीक, तो हमने विच का रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिख दिया प्रायर। तो ये वीक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, विच का रिप्लाई भी है, तो एडजेक्टिव हो गया, प्रायर एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर हमने लिखा टू द मीटिंग। अभी जो टू द मीटिंग हमने प्रिपोजिशनल फ्रेज लिखी है ना, ये ध्यान से देखो, डिस्क्रिप्शन वीक का नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है प्रायर का। जैसे कोई कैंडिडेट था, वो नर्वस था ड्यूरिंग द वीक, ठीक है। वीक प्रायर, प्रायर टू व्हाट, किस चीज से पहले का वीक, तो ये हमने बताने लगे थे टू द मीटिंग, मीटिंग से पहले का जो वीक था उसमें। तो जो प्रायर वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है जो कि वीक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन ये जो टू द मीटिंग हमने फ्रेज लिखी है, फ्रेज डिस्क्रिप्शन इस वीक का नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन इस प्रायर एडजेक्टिव का है। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हम किसी नाउन के बाद में कोई ऐसी फ्रेज लिख दें जो उस नाउन को नहीं, उसके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हो, तो एडजेक्टिव बाद में लिखो। तो इसको लिखो वीक प्रायर टू द मीटिंग। द कैंडिडेट वॉज नर्वस ड्यूरिंग द वीक प्रायर टू द मीटिंग। ठीक है, ये आंसर है। तो अगर हम प्रायर का यूज किसी एडजेक्टिव नाउन के साथ एज एन एडजेक्टिव कर रहे हैं और उस नाउन के बाद हम कोई ऐसी फ्रेज लिख दें जो प्रायर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हो, ना कि उस नाउन को, तो प्रायर एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखना है। ये अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव के कुछ और क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। मिस्टर नाहता, नाहटा इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एम्प्लॉय। एक बार अपने आप पढ़ लो आप लोग, ये 5 क्वेश्चंस हैं सामने लिखे हुए बोर्ड पे, एक बार इनको पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में जिस जिसको समझ में आ जाए जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर दो। मतलब ये क्वेश्चन एक बार तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद समझ आ जाएंगे, तो जो समझ आ जाएंगे उनके क्वेश्चंस भी आंसर कर दो।
ठीक है, सही आंसर बता रहे हो। देखो, ये जो मोर होता है ना, इसका यूज हम करते हैं पॉजिटिव डिग्रीज के साथ लिखकर उन्हें कंपेटिव डिग्री बनाने के लिए। मोस्ट का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्रीज के साथ लिखकर उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमने ओल्डेस्ट लिखा है ना, ये ऑलरेडी पहले से सुपरलेटिव है, तो हमें मोस्ट की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। मिस्टर नाटा इज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन दिस कंपनी। उसी तरीके से हमने क्लियरर लिखा, ये ऑलरेडी कंपेटिव है, तो इसके बाद में मोर लिखने की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। तो जो पहले से ही कंपेटिव है उसके बाद मोर लिखने की जरूरत नहीं है, जो पहले से सुपरलेटिव है उसके बाद मोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मोर का यूज हम किसी एडजेक्टिव के साथ तब करते हैं जब हमें उसकी कंपेटिव डिग्री बनानी हो, लेकिन ये ऑलरेडी कंपेटिव डिग्री ही है। मोस्ट का यूज हम किसी एडजेक्टिव के साथ तब करते हैं जब हमें उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो, लेकिन ओल्डेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव ही है। ठीक है, तो मोस्ट की जरूरत नहीं है। इसका आंसर देखो, दिस कैंडिडेट इज लेस स्ट्रॉन्गर देन दैट कैंडिडेट। क्वेश्चन 3 को आंसर करें। अब बाकी छोड़ो, सारे लोग क्वेश्चन 3 को आंसर करें। क्वेश्चन 3 को आंसर करें। आंसर करो इसका। अब देखो, अगर हम इसमें से लेस ड्रॉप कर दें, जैसे अगर हम ये, जैसे यहां से हमने मोर ड्रॉप कर दिया क्योंकि क्लियरर कंपेटिव डिग्री था, मोर की जरूरत नहीं थी। तो इसी तरीके से स्ट्रॉन्गर भी कंपेटिव डिग्री है, लेस की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लेस ड्रॉप कर देंगे तब तक मीनिंग बदल जाएगा भाई। अगर हम ऐसे लिख दें दिस कैंडिडेट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट कैंडिडेट, तब तो ये मीनिंग अपोजिट हो गया। अच्छा, फिर हमने पहले पढ़ा होगा कि कभी भी किसी सेंटेंस को मीनिंग चेंज करके सही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक जैसे बच्चे ने लिखा है कि हम लिख सकते हैं वीकर, कि भाई लेस स्ट्रॉन्गर हटा दो और इसकी जगह लिख दो वीकर, जिससे कि हमारा मीनिंग भी नहीं चेंज होगा और सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो जाएगा। या दूसरे ऑप्शन भी थे बच्चे, दूसरे ऑप्शन क्या थे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, दिस कैंडिडेट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट कैंडिडेट। मतलब ऐसे सही कर सकते थे। ठीक है, या एक और भी तरीका था, हम इसको ऐसे भी सही कर सकते थे, दैट कैंडिडेट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस कैंडिडेट। ठीक है, तो या तो हम लिख दें दिस कैंडिडेट इज वीकर देन दैट कैंडिडेट, या हम लिख दें दिस कैंडिडेट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट कैंडिडेट, या हम लिख दें दैट कैंडिडेट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस कैंडिडेट। तो इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के इन तीनों एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि जो ऑलरेडी कंपेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ मोर मोस्ट का यूज मत किया करो, मोर मोस्ट का यूज किया करो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ में। फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमने लिखा दे हैव बिकम वाइजर एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखो समझना, ये जो एंड है ना, ये कंजंक्शन है। ठीक है, यहां भी और यहां भी। इस कंजंक्शन से हमने एक एडजेक्टिव है वाइजर है और एक एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट है, इनको कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से यहां पर हमने एंड से ये एक एडजेक्टिव है ओल्डेस्ट, इसे, और एक एडजेक्टिव है सिस्टमैटिक, इसे कनेक्ट कर दिया। तो फोर्थ सेंटेंस में हमने एंड एडजेक्टिव से वाइजर और इंटेलिजेंट दो एडजेक्टिव कनेक्ट कर रखे हैं, नेक्स्ट में हमने ओल्डेस्ट और सिस्टमैटिक दो कनेक्ट कर रखे हैं। अच्छा, अगर हम किसी कंजंक्शन से किन्हीं दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करें तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब अगर ये वाइजर कंपेटिव है ना, तो हमें इसे भी कंपेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा, मोर इंटेलिजेंट।
उसी तरीके से अगर ये ओल्डेस्ट सुपरलेटिव है तो हमें सिस्टमैटिक को भी सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा, मोस्ट सिस्टमैटिक। तो अगर हम किसी कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट कर दें तो दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री सेम रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। दोनों या तो पॉजिटिव हो, दोनों कंपैरेटिव हो, या दोनों सुपरलेटिव हो। एक मुझे अगर सही से याद आए, एक पेपर में क्वेश्चन आया कभी, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कीप्स वन, मेक्स लिखना, कीप्स क्या, मेक्स, मेक्स वन हेल्दियर एंड हैप्पी। अब जैसे ये हेल्दियर हमने लिखा ना, ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो वो जो हैप्पी हमने लिखा ना पॉजिटिव, उसको भी हमें कंपेरेटिव भी बनाना पड़ेगा, हैप्पियर। चलो एक क्वेश्चन फिर मैं और अपनी तरफ से पूछ लेता हूं। सरल इज द मोस्ट टैलेंटेड बट लेस experienced wrestler. Saral is the most talented but less experienced wrestler. हेल्दी एंड हैप्पी बच्चे इसलिए मत करो क्योंकि वो जो मेक हमने लिखा ना, मेक का मतलब बनाना। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएगा तो हेल्दी हैप्पी नहीं रहेगा। हेल्दी हैप्पी मॉर्निंग वॉक पे गए बगैर भी लोग रह सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे जाने वालों की डिग्री ज्यादा हो जाती है। तो अगर डिग्री बढ़ जाए या डिग्री घट जाए तो हमने फंडामेंटल्स की क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके लिए हमें कंपेटिव डिग्री लिखनी चाहिए। मान लो किसी चीज में कोई डिग्री इंक्रीज कर गई या डिक्रीज कर गई, तो दोनों हालत में हमें कंपेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, लीस्ट एक्सपीरियंस्ड। जैसे मोस्ट टैलेंटेड सुपरलेटिव है ना, वैसे हम इसको सुपरलेटिव बना देंगे लीस्ट एक्सपीरियंस, कि टैलेंटेड सबसे ज्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस उसे सबसे कम है। तो किन्हीं भी दो एडजेक्टिव्स को जब कंजंक्शन से कनेक्ट करोगे तो ध्यान रखना दोनों की डिग्री सेम हो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये सब एडजेक्टिव के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के, आसान है, ये सब पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स फाउंड द टेस्ट रिलेटिवली इजियर, पटना इज कंपेरेटिवली हॉटर देन दिल्ली। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री पर वो पॉजिटिव डिग्री हो जाती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। द लिखते ही इसीलिए क्योंकि वो सुपरलेटिव है। हाँ, देखो, ये जो रिलेटिवली और कंपेटिवली वर्ड्स हमने लिखे हैं ना, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। जो बच्चे तुम में से जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो मैंने बता देता हूँ, ये दोनों एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। रिलेटिवली का मतलब होता है विद रिलेशन टू, कंपेटिवली का मतलब होता है विद कंपैरिजन टू। तो अगर हम ये दोनों एडवर्ब्स यूज करें ना, तो इसका मतलब हम किसी न किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपेरेटिव वैल्यू या मतलब रिलेटिव वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे रिलेटिवली लिख दिया ना, तो अब हमें कंपेरेटिव डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, अब पॉजिटिव डिग्री ही इसके साथ लिखो। द स्टूडेंट्स फाउंड द टेस्ट रिलेटिवली इजी। तो रिलेटिवली और कंपेरेटिवली जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्रीज लिखा करो, क्योंकि हम कंपेरेटिव डिग्रीज का यूज करते हैं कंपैरिजन एक्सप्रेस करने के लिए, और वो काम ये दोनों एडवर्ब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हॉट लिख दें, मान लो रिलेटिवली हॉट, तो फिर ये देन गलत हो जाएगा क्योंकि देन कंपेरेटिव डिग्री के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसको हॉट मत लिखो, इसको हॉटर ही रहने दो, कंपेरेटिवली का यूज ही मत करो, रिमूव कर दो इसे। सिंपली ऐसे लिखो, पटना इज हॉटर देन दिल्ली। तो यहां से हमने ये सीखा कि रिलेटिवली और कंपेरेटिवली एडवर्ब्स का यूज पॉजिटिव डिग्रीज के साथ करना है, कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में इनका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि देन पहले से लिखा था, तो हम कंपेरेटिवली को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है।
वहां पर हम क्या कर सकते, पॉजिटिव डिग्री लिख सकते थे, तो हमने इजियर को पॉजिटिव डिग्री में इजी लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। तो कंपेरेटिवली और रिलेटिवली एडवर्ब्स जहां लिखे हो उनके साथ पॉजिटिव डिग्री लिखना, और अगर लगे पॉजिटिव डिग्री नहीं लिख पाओगे, ऐसा स्कोप वहां पे नहीं है, तो फिर इन्हें रिमूव कर देना है। ठीक है, अब ये जो 8th 9th 10th है, इन क्वेश्चंस के आंसर भी जरा एक बार अपने आप बताओ। 8th और 9th के बताओ बच्चे, पहले पहले 8th का ही बताओ, 9th का भी छोड़ो, 8th का ही बताओ पहले केवल। 8th का ही आंसर बताओ बस। अब देखो समझना, मैं इसे तुम्हें कैसे समझाता हूं। देखो, सपोज मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए की एज मान लेते हैं 20 ईयर्स है, और बी की एज 21 ईयर्स है, तो हम बी को कहेंगे ओल्डर। लेकिन अगर मान लो बी की एज 20 ना होके 21 ना होके 31 होती, या 41 होती, या 51 होती, या 61, या 71, या 81, या 91 होती, तो भी हम इसे ओल्डर कहते हैं। तो दोनों ही हालत में, मतलब किसी भी हालत में हम इसको ओल्डर ही कहते हैं, भले इसकी एज में 1 ईयर का डिफरेंस हो या 71 ईयर का डिफरेंस हो। अब यहां से जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो कंपेरेटिव डिग्रीज होती हैं ये रिलेटिव वैल्यूज होती हैं, डेफिनेट या स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं होती हैं। ठीक है भाई, अगर हम कहें कि ए इज ओल्डर देन बी या बी इज ओल्डर देन ए, तो बी इज ओल्डर देन ए का मतलब हो गया कि बी ए से ज्यादा ओल्ड है। अब कितना ओल्ड है, स्टैंडर्ड वैल्यू वो हमें नहीं पता चल सकती। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हमें पता नहीं चल सकती कंपेरेटिव डिग्री से कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो फिर हमें ट्वाइस कर किस करें, क्योंकि अगर हम ट्वाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक डेफिनेट वैल्यू होगी, उसी को 2 टाइम्स किया गया है। लेकिन कंपेरेटिव डिग्रीज तो डेफिनेट होती नहीं है, तो हमने ट्वाइस कर किसका दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्वाइस के साथ में कंपेरेटिव डिग्रीज का यूज मत किया करो, इनके साथ यूज किया करो सिमिलीज, एज ओल्ड एज। अभी जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम सिमिली कहते हैं। सिमिली का मतलब देखो क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री का मतलब होता है ग्रेटर और लेसर। भाई कंपेरेटिव डिग्री का मतलब है या तो कम या ज्यादा, मतलब या तो कुछ बढ़ गया या कुछ घट गया। अच्छा, सिमिली का मतलब होता है इक्वल। सिमिली का मतलब होता है इक्वल, ना कम ना ज्यादा, बराबर। तो जैसे हमने कहा एज ओल्ड एज, ट्वाइस एज ओल्ड एज का मतलब हो गया कि जैसे वो 20 का है तो उसी का ट्वाइस, इसका मतलब 40। तो ट्वाइस है, हाफ है, थ्राइस है, एक दो वर्ड और भी है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिख दिया, ही इज हाफ रिचर देन यू। अब मान लो हमने लिख दिया ही इज हाफ रिचर देन यू। ठीक है, तो जो हमने हाफ रिचर लिख दिया ना, तो हाफ हम करेंगे हमेशा किसी न किसी डेफिनेट वैल्यू का, लेकिन कंपेरेटिव डिग्रीज तो डेफिनेट होती नहीं है। तो अगर ये डेफिनेट होती नहीं तो इनका हाफ कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे लिखो एज रिच एज। तो हाफ एज रिच एज यू का मतलब हो गया कि यू जितना हाफ है उसी का हाफ, मतलब यू जितना रिच है उसका हाफ ही हो गया। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हाफ है, ट्वाइस है, थ्राइस है। इन डिटर्मिनर्स के साथ में अगर कोई एडजेक्टिव लिखना पड़े कंपेरेटिव डिग्री में, मत लिखना है, इनके साथ लिखना सिमिलीज। ठीक है, ट्वाइस एज बिग एज, थ्राइस एज रिच एज, हाफ एज ओल्ड एज, इस तरीके से। अब आ जाते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ में हमने लिखा यू आर एज रिचर एज योर नेबर। अब देखो ये हमने जो यूज किया ना एज रिचर एज, ये सिमली है। अभी हमने पढ़ा कि सिमली का मतलब होता है इक्वल। इक्वल का मतलब न कम न ज्यादा। ठीक है, तो अगर न कम है न ज्यादा है तो हमने कंपेरेटिव डिग्री क्यों लिख दी, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री तो हम तभी लिखते हैं जब या तो कोई चीज इंक्रीज करे या कोई चीज डिक्रीज करे, लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज डिक्रीज है नहीं, इक्वल है, तो पॉजिटिव डिग्री लिखो रिच। यू आर एज रिच एज योर नेबर। डन। उसके बाद हमने इसमें लिखा वी शुड स्ट्राइव टू मेक आवर स्टूडेंट्स स्मार्टर इनफ।
अब देखो हम अपने स्टूडेंट्स का किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, बस हम ये बता रहे हैं कि उन्हें स्मार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन किसी दूसरे से कंपैरिजन उनका नहीं कर रहे। तो ये कंपेटिव डिग्री स्मार्टर मत लिखो, पॉजिटिव डिग्री लिखो स्मार्ट। ये दो तीन वर्ड है, मैं बता देता हूं, इनका हमेशा ध्यान रखना। एज, सो, टू, वेरी और एनफ, ये एडवर्ब्स हैं। इनका यूज हम कंपैरिजन के लिए कभी नहीं करते। क्योंकि हम इनका यूज कंपैरिजन के लिए नहीं करते हैं, तो इनके साथ में कभी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं यूज हो सकती। इनके साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्रीज का यूज क्या करो, पॉजिटिव डिग्रीज। एज, सो, टू, वेरी, एनफ, ये एडवर्ब्स हैं। इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्रीज का यूज क्या करो। ये देखो जैसे हमने लिखा ना एज रिच एज, ये हमने सिमली में एज यूज किया, एडवर्ब है। ये जो हमने एनफ यूज किया ये भी एडवर्ब है। एक एग्जांपल और लिख देता हूं। ही इज द टू बिजिएस्ट दिस डेज। अब जैसे हमने कहा ही इज द टू बिजिएस्ट, द तो खैर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। जैसे हमने लिखा ही इज टू बिजिएस्ट दिस डेज, ठीक है, तो हमने टू बिजिएस्ट लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में इसका कंपैरिजन तो किसी से किया नहीं। तो अगर कंपैरिजन नहीं किया तो सुपरलेटिव डिग्री वैसे ही गलत हो गई। और दूसरी बात, जब हम टू लिख रहे हैं तो ऐसे समझ जाओ कि कंपैरिजन नहीं करना है, तो बिजी लिख दो। तो एज, सो, टू, वेरी, एनफ, ये हमारे एडवर्ब्स, इनका ध्यान रखना है। इनके साथ हमेशा एडजेक्टिव्स लिखा करो पॉजिटिव डिग्री के। एडवर्ब लिखने पड़े वो भी पॉजिटिव डिग्री के ही लिखा करो। कंपेटिव या सुपरलेटिव्स का यूज इनके साथ में मत किया करो, ठीक है। बाकी चलो, बड़ी गर्मी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की अभी एक दो क्लास और भी होंगी, धीरे धीरे कंप्लीट होगा। बाकी बस तुम लोग अपना ये करना कि फंडामेंटल्स के सारे जो वीडियोस हैं वो देख जरूर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस के लिए बार बार क्लास में यूज किए जाएंगे। तो उनको अपना एक बार देख लेना। और अभी तो एडजेक्टिव चैप्टर ही चलेगा। अच्छा, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट वन, हाउ शुड आई स्टडी टू एक्सेल दिस सब्जेक्ट टू क्रैक सीजीएल। क्या नाम बच्चे आपने बताया, जय नंदन गुप्ता। जय नंदन, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, आप अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, इट मीन्स यू हैव गॉट एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एसएससी, सीजीएल और सीपीओ, वट एवर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू हैव गॉट एनफ टाइम। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी किसी भी चीज की, पहली चीज, ठीक है। हालांकि अजीब लगेगा लेकिन नहीं करनी, मानो। लैंग्वेज जो होती है ना, इट कम्स बाय प्रैक्टिस एंड इट कम्स बाय डिवोशन। मतलब आप ज्यादा पढ़ना और ज्यादा रिवीजन करना, इससे कोई ज्यादा फायदा होगा ऐसा कुछ होता नहीं। उल्टा लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको एक एक बात को सीखना है, समझना है, रिवीजन करना है। उसके बाद में प्रैक्टिस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, फोकस करना है कि जो मैं बार बार कहता हूँ ना, सेवन्थ एट्थ की इंग्लिश की बुक्स हैं या नाइन टेंथ की इंग्लिश की बुक्स हैं जो स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं से ले आओ। मैं तो कहूंगा केवल आप सेवन्थ एट्थ की ले आओ, ठीक है। हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है ना, उसमें बहुत बड़ा पार्ट जो होता है ना, वो काफी आसान होता है। वो इतना आसान होता है कि आप सेवन्थ एट्थ की इंग्लिश की बुक्स अगर रेगुलरली पढ़ते रहते हैं और उनको समझ के पढ़ते हैं, मतलब ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ते, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे हो जाने हैं। तो एक तो उनको ले आओ, खाली टाइम में पढ़ा करो, क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको सीखो समझो। बाकी एक दो मैं ऐप बता देता हूँ वकैब के लिए। जनरली बच्चों को वकैब की बड़ी चिंता रहती है। मैगूस एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है मैगूस। इसके ना प्ले स्टोर पे, गूगल है और एप्पल के दोनों के प्ले स्टोर पे इसके ऐप मिल जाते हैं। वोकैब के ऐप हैं, दो तीन नाम है, वोकेबली बिल्डर है, वोकेबली प्रिपरेशन है, वगैरह वगैरह। वो डाउनलोड कर लो, खाली टाइम में उन्हें प्रैक्टिस किया करो, पास टाइम के लिए उन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे अपने को तैयार करो कॉन्सेप्ट वाइज, कि मतलब जो जो हम कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ना, वो ऐसा ना हो कि कोई उसमें बाद में हम उलझ जाएं या कंफ्यूज हो जाएं। उसको खूब अच्छे से समझते हुए रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहो। हरिओम। अच्छा, फिर एक बच्चे का क्या आ गया, एंड फीमेल की जगह लेडीज लिखते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि लेडी को प्लूरल लिखना है। बेटा लेडी अगर सिंगुलर लिख दोगे तो इसका मतलब तुम किसी एक पर्टिकुलर महिला की बात कर रहे हो, बात जनरल की हो रही होती है सबकी, तो इसीलिए लेडीज को प्लूरली लिखते हैं। सिंगुलर क्यों लिखोगे, जब किसी एक पर्टिकुलर लेडी को रेफर करना होगा तभी तो सिंगुलर लिखोगे। एडजेक्टिव के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, एडजेक्टिव बाद में बच्चे कंफर्म तो अभी नहीं कर सकता, लेकिन एडवर्ब या प्रोनाउन में से एक स्टार्ट करेंगे, वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है, फिर कल बता दूंगा, चलो।
एसबीआई पीओ के लिए प्रैक्टिस करवा देंगे बच्चे, बाकी इंग्लिश तो यही होती है, कॉन्सेप्ट्स तो यही रहते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस के टाइप थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। इज दिस राइट वे टू लर्न इंग्लिश? देखिए मनोज, मैं आपसे क्या कहूंगा कि ये सही तरीका है या नहीं है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू डिसाइड इट ऑन योर ओन। जितना मैं समझता हूँ उसके हिसाब से बिल्कुल सही तरीका है, मतलब हम सही पढ़ रहे हैं और सही तरीके से चल रहे हैं, और ये बात आपको खुद फील होगी जब आप उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को जो हमने पढ़ लिए हैं, समझने के बाद रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो आप कह रहे हो सही गलत, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप वही क्यों लिख रहे हो, या उसमें वो चेंज आप क्यों कर रहे हो, या कोई सेंटेंस है आपको उसमें मिस्टेक नजर आ रही है तो क्यों नजर आ रही है, अगर आप ये समझ रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो और सही चल रहे हो। 7th 8th की इंग्लिश की बुक्स मिल गई है, हाँ, और टेक्स्ट बुक भी ले आओ। लिटरेचर बुक जो होती है जिसमें कहानियां पोएम्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं से ले आओ। सिलेबस कब तक पूरा होगा? अभी तो बच्चे लगेगा टाइम, अभी तो सिलेबस को तो अभी टाइम लगेगा, अभी मत पूछो ये बात। चलो हाँ, फिर बाकी धीरे धीरे मिलते रहेंगे, तो बाकी चीजें पूछते रहना, अब मैं आज के लिए चलता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी सभी को बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।